हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. So in today's class, we are going to start with our new chapter, which is chapter number 2, and the title of the chapter is Inside Our Earth. So बच्चों, let's start with the chapter. The Earth is referred to be a dynamic planet. जो हमारा Earth होता है उसको हम रेफर करते हैं कि हमारा Earth बहुत ही ज़्यादा एक डायनेमिक planet है. Change inside and outside of the earth is consistently taking shape. अगर हम changes की बात करें तो हमें अर्थ के inside और outside हमें changes देखने को मिलते हैं and ये constantly क्या कर रहा है, एक shape को take कर रहा है. Human beings have built permanent dwellings on the lands. अब जो हम human beings हैं हमने क्या किया है, हमने अपनी permanent dwellings को बना लिया है lands पे. Economic activities हम करते हैं surface of the earth पे, जैसे कि agriculture हम करते हैं, इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करते हैं, कैटल रियरिंग हम करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज हम अर्थ पे करते हैं एंड दैट आर लिमिटेड टू लैंड ओनली. और ये सारी ही एक्टिविटीज सिर्फ लैंड पे हो सकती है, राइट. द वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड ऑन दी लैंड. जितनी भी वेजिटेशन है वो भी आपको लैंड में ही देखने को मिलती है. इट इज नोन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द एनिमल्स. और इसी को क्या बोला जाता है कि ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है फूड का फॉर ऑल द एनिमल्स, मतलब कि जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी. 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो 70% जो अर्थ का सरफेस है वो कवर होता है वाटर से. एंड जो लैंड एरिया है दैट इज लेस देन 1/3 ऑफ द अर्थ, विच मीन्स कि जितना भी लैंड एरिया है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 1/3 ऑफ द अर्थ आपको देखने को मिलेगा. जितने भी लैंड्स एंड ओशंस होते हैं वो दो मेन कंपोनेंट होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के. नाउ देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस प्लैनेट. अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे प्लैनेट में हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, राइट. द अर्थ हैज़ 5 ओशंस. अर्थ में आपको 5 ओशंस भी देखने को मिलते हैं. और वो ओशंस कौन से हैं, द बिगेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशियन. लेकिन आपके जो 5 ओशंस हैं वो है आपके पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन. इन सारे ही ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन आपका है बच्चों कौन सा, पैसिफिक ओशियन, जो कि कवर करता है एरिया ऑफ 16,57,23,740 स्क्वायर किलोमीटर. एंड जो एरिया है आपके अटलांटिक ओशन का वो है 8,29,63,800 स्क्वायर किलोमीटर. डीप एरिया बिटवीन द रिज एंड द कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिन्स बोलते हैं. एंड द एरिया ऑफ इंडियन ओशन वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 7,34,25,500 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो बच्चों जितनी भी मूवमेंट होती है ओशन वाटर में वो आपको वेव्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं, करंट एंड टाइड्स के फॉर्म में भी आपको दिखाई देती हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन एट ऑल द प्लेसेस. अगर हम सर्फेस की बात करते हैं तो आपको अर्थ के सर्फेस इवन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको अनइवन सर्फेसेस देखने को मिलते हैं. जैसे कि आपको अर्थ में माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, इवन आपको प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं. और ये सारी ही चीज़ें क्या इंडिकेट करती है कि जो भी हमारे अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. These are not permanent, they changes with time. और जितने भी हमारे माउंटेन है, रेंजेस है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये क्या होते हैं बच्चों, विथ टाइम चेंज भी होते रहते हैं. बिग चेंजेस टेक प्लेस इन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो बड़े बड़े चेंजेस है वो भी सर्फेस ऑफ द अर्थ में आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉर इंस्टेंस जितने भी अरावलीज हैं बच्चों वो हाई माउंटेन्स है, बट जो डिग्रेडेशन है उसने उसकी हाइट्स को लोअर कर दिया है, राइट. द इंटरनल फोर्सेज आर अकाउंटेबल फॉर एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, अपलिफ्टिंग एंड सबसाइडिंग द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. सो बच्चों जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं वही अकाउंटेबल है, वही रिस्पॉन्सिबल है एक्सपैंड होने के लिए, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अपलिफ्ट होने के लिए या फिर सबसाइडिंग द पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट. हेंस जो नॉलेज होता है अर्थ के इंटीरियर का वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, सो दैट कि हमें सरफेस के फीचर्स के बारे में पता लगे एंड हम उनकी डेवलपमेंट को भी देख पाए. नाउ कमिंग टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ.
सो बच्चों अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो वो थोड़ा लेयर्ड होता है, एंड जो अरेंजमेंट होता है लेयर्स का उसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू एन अनियन। मतलब कि आपने एक प्याज देखा होगा, जब आप प्याज को काटते हो बीच में से तो आपको ढेर सारे लेयर्स दिखते हैं, राइट। उसी तरीके से जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो भी बच्चों लेयर्ड है, एंड जो अर्थ है उसमें आपको 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला लेयर है आपका द क्रस्ट, सेकेंड है द मेंटल, एंड द थर्ड वन इज योर कोर, राइट। सो बच्चों जो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर मेकअप द लिथोस्फेयर। सो जो आपका क्रस्ट का पार्ट है एंड जो अपर मोस्ट पार्ट है किसका बच्चों, मेंटल का, वो साथ में मिलके क्या बनाते हैं, आपके लिथोस्फेयर को बनाते हैं। नाउ यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे आपको अर्थ का क्रस्ट दिख रहा है, मेंटल दिख रहा है, लिक्विड कोर है, ये आपका सॉलिड इनर कोर है। तो आप देख सकते हो जैसे अनियंस में लेयर्स होते हैं वैसे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में भी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है द क्रस्ट, राइट। सो द uppermost layer of the earth surface is known as crust. So जो अर्थ का हमारा सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, एंड ये सबसे ज्यादा थिनेस्ट लेयर होता है सारे लेयर्स में से। जो क्रस्ट होता है उसको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सेकेंड वन इज योर ओशियनिक क्रस्ट, राइट। सो बच्चों जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो अबाउट 35 किलोमीटर थिक होता है, एंड जो आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है वो 5 किलोमीटर थिक आपको देखने को मिलेगा। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है, वो लाइट एंड डेंस रॉक से बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। इसी वजह से इसको हम सियाल भी बोलते हैं। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है उसमें मेनली आपको सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सीमा के नाम से भी जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस रॉक, ये डेंस रॉक से बना होता है जैसे कि आपके बेसाल्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लेयर जो कि है मेंटल। सो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। सो बच्चों अगर आप क्रस्ट के जस्ट नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेंटल की लेयर देखने को मिलेगी जो कि एक्सटेंड होती है अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। नाउ ये जो सरफेस है बच्चों ये सेपरेट करता है क्रस्ट को एंड मेंटल को, विच इज मेंटल सिलिकेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोहोरोविसिक डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, यूगोस्लैव सेस्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था एनड्रिजा मोहोविरिक्सिक, उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। इट इज नॉट होमोजेनस, ये होमोजेनस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अपर मेंटल है वो सिर्फ और सिर्फ अप टू 100 किलोमीटर थिक है, एंड ये किससे बना हुआ है, ये निकल एंड आयरन से बना हुआ है जिसको हम नाइफ बोलते हैं। नाउ जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है इनसाइड द अर्थ वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है। नाउ कमिंग टू द कोर। सो बच्चों कोर हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, एंड ये हमारे हेवी मेटल्स जैसे कि आपके निकल और आयरन से मिला होता है। नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ बाउंड्री, लेकिन इसको मेंटल से सेपरेट किया गया है एक बाउंड्री के थ्रू, एंड जो कोर है हमने उसको भी डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स के अंदर। जो आपका आउटर कोर होता है वो किसका कंपोज्ड होता है, सो बच्चों ये कंपोज्ड होता है आयरन एंड इज इन द लिक्विड स्टेट। अब ये एक्सटेंड होता है 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक। जितने भी सेस्मिक वेव्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इस कोर के पार्ट तक आते आते। जो इनर कोर होता है उसमें कंपोज होते हैं निकल एंड आयरन। नाउ लेकिन ये सॉलिड स्टेट में होते हैं क्योंकि बहुत सारे इनॉर्मस हीट और प्रेशर होती है जो कि इसके अंदर कंप्रेस्ड होती है। अर्थक्वेक जो वेव्स होते हैं वो भी इसी जोन से ट्रैवल करते हैं और उनकी स्पीड कितनी होती है, 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड होती है। जो डेंसिटी होती है रॉक्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द कोर ऑफ द अर्थ, विच मीन्स कि जब आप सर्फेस ऑफ अर्थ से कोर ऑफ अर्थ की तरफ धीरे धीरे जाते हैं तो जो रॉक्स है, जो पत्थर है, उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ कमिंग टू अर्थक्वेक। सो बच्चों अर्थक्वेक क्या होता है, सडन एंड वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब अर्थ के सरफेस सडनली एंड वॉयलेंटली शेक करते हैं उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। एज वी नो कि जो लिथोस्फीयर है बच्चों वो बहुत सारे नंबर ऑफ पीसेस में टूटा हुआ है, राइट। सो ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जो पीसेस होते हैं वो वॉयलेंटली क्लैश करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड इसी की वजह से सडन मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। एंड ये जो सडन मूवमेंट हो रही है हमारे अर्थ के सरफेस की, उसी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ कमिंग टू प्लेट मूवमेंट एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज, राइट।
सो जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स क्या है बच्चों, प्लेट्स आर दी ब्रोकन पीसेज ऑफ लिथोस्फेयर, जो कि फ्लोट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। सो प्लेट्स क्या है, सिंपल से ब्रोकन पीसेज है किसके, लिथोस्फेयर के, और ये फ्लोट कहाँ कर रही है, ये आपके एटमॉस्फेयर पे फ्लोट करती है। सो जितने भी हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं अर्थ के, उसकी वजह से जो प्लेट्स होते हैं दे मूव रिलेटिंग टू ईच अदर, राइट। जनरली जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है कन्वर्जेंस, दूसरा होता है डाइवर्जेंस, एंड थर्ड होता है आपका स्लाइडिंग। सो बच्चों, जो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, दे आर द वेरियस चेंजेस जो कि आपको अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलती हैं। और किस वजह से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के ढेर सारे मूवमेंट्स होते हैं। नाउ जो हमारा कन्वर्ज मूवमेंट होता है, ये कब होता है, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या करती हैं, मूव करती है। नाउ इसकी वजह से होता क्या है, द रूम बिटवीन द प्लेट्स टू रिंकल अप एंड कॉल्ड फोल्ड्स। तो जो भी रूम होता है प्लेट्स के बीच में, वो रिंकल अप हो जाता है और उसको हम फोल्ड्स बोलते हैं। नाउ ये फॉर्म करते हैं आपके माउंटेन्स को, और इन्हीं माउंटेन्स को हमने नाम दिया था फोल्डेड माउंटेन्स, राइट। फिर बच्चों, जो ये दो प्लेट्स हैं, उनकी दूसरी मूवमेंट कौन सी थी, डाइवर्जेंस की। सो व्हेन टू प्लेट्स आर डाइवर्ज दे मूव अपार्ट। जैसे ही दो प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं, तो वो मूव अपार्ट हो जाते हैं। एंड ये जो डाइवर्जेंस होता है, उसकी वजह से रिफ्ट्स और फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। समटाइम्स ये जो रॉक्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अलोंग द फ्रैक्चर सर्फेस एंड द रॉक लेयर डू नॉट मैच। नाउ बच्चों, ये जो सर्फेस है उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड व्हेन द पोर्शन ऑफ द क्रस्ट सिंक बिटवीन टू फॉल्ट्स। सो बच्चों, जितने भी रिफ्ट वैलीज होती हैं वो फॉर्म हो जाती है जब हमारा पोर्शन होता है क्रस्ट का, वो सिंक हो जाता है फॉल्ट्स के बीच में। उसके अलावा थाइन वैली इन जर्मनी वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का, जिसको हम क्या बोलते हैं, अ स्टेप स्लाइडेड वैली फॉर्म बाय अ सब्सटेंस ऑफ अर्थ सरफेस बिटवीन नियरली पैरेलल फॉल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, बिटवीन नियरली पैरेलल फॉल्ट्स, राइट। समटाइम्स चंक्स ऑफ द क्रस्ट may be pushed up between two faults। कभी कभी क्या होता है, जो चंक्स होते हैं क्रस्ट के, उसको भी पुश अप किया जाता है किसके बीच में, दो फॉल्ट्स के बीच में, और उसी की वजह से वो ब्लॉक माउंटेन को फॉर्म करते हैं। कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है, सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ क्या है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है डिटेल्स ऑफ अर्थक्वेक को, एंड सच एज फोर्स एंड ड्यूरेशन, विच मीन्स कि कितने फोर्स से अर्थक्वेक आया था, क्या मैग्नीट्यूड था, कितने ड्यूरेशन के लिए आया, इन सारी चीजों को देखने के लिए हम सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों, when two plates simply slide over each other। जब दो प्लेट क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, so they are said to be sliding movement। तो हम उस मूवमेंट को स्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। एंड इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से ही आपको वॉयलेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू चेंजेस ऑन द सरफेस। So in January 26, 2001, Bhuj area of Gujarat, it was struck by the devastating earthquake। So बच्चों, 26 जनवरी 2001 में भुज एरिया ऑफ गुजरात में हमें बहुत ही ज्यादा डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक देखने को मिला था। एंड दिस वाज द वर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक द कंट्री हैड सीन विद इन द लास्ट 50 ईयर्स। सो बच्चों, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था कंट्री का, जो कि हमने देखा है लास्ट 50 ईयर्स में। अगर हम मेजर करें तो ये जो अर्थक्वेक था वो 8 नंबर पे था ऑन द रिचर स्केल। नाउ आफ्टर दिस अर्थक्वेक बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले सरफेस ऑफ द अर्थ में, जैसे कि हमें क्रैक्स देखने को मिले। तो जो क्रैक्स थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूज थे, लॉन्ग थे, एंड जो क्रैक्स थे वो डेवलप हुए थे हमारे फील्ड्स में, हमारे रोड्स में। सेकेंड वन जो है ओरिजिन ऑफ रिवर्स एंड स्प्रिंग्स। सो बच्चों, जो रिवर है, रिवर वॉज सीन फ्लोइंग एज वाटर रोज। सो बच्चों, जो रिवर है हमने उसको कैसे देखा है, वो फ्लो करते हुए देखा है एज अ वाटर रोज फ्रॉम द क्रैक्स एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन द रन ऑफ कच्छ। मतलब कि जहाँ पे भी हमें क्रैक्स देखने को मिले थे, वहीं से ही जो रिवर है वो फ्लो करने लग गई थी। और कहाँ पे फ्लो कर रही थी, रन ऑफ कच्छ में। बहुत सारे स्ट्रीम्स थे, दे ऑल्सो कम आउट ऑफ द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। देन कमिंग टू अनइवन सरफेस। सो बच्चों, ये जो अर्थक्वेक था इसने क्रिएट कर दिया था ढेर सारे अनइवन सरफेस को बहुत सारे सेवरल प्लेसेस पे, एंड सम पोर्शन ऑफ द सरफेस वो डाउनवर्ड की तरफ मूव होने लग गए थे, एंड जो एडजॉइनिंग पोर्शन था वो ऊपर की तरफ मूव होने लग गया था, जिसकी वजह से हमें जो सरफेस है वो अनड्यूलेटिंग देखने को भी मिला। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको केस स्टडी गिवन है। ये केस स्टडी आपको स्टडी करनी है अच्छे से। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक हिट्स
एट भुज आपको दिया हुआ है कि भुज पे जब अर्थक्वेक आया था तो कौन कौन से फायर इन द सिटी लगा था, डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, भुज का रिलीफ एफर्ट क्या था, राइट, कौन कौन से स्कूल सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रॉक्स एंड मिनरल्स। सो बच्चों, जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो ढेर सारे अलग अलग टाइप के रॉक से मिलकर बना है एंड दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सो बच्चों, जो मिनरल्स है वो कुछ नहीं है लेकिन नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है बच्चों, ये कंपोज्ड है ढेर सारे एलिमेंट से, जैसे कि आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है हमारे अर्थ का क्रस्ट। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। सो बच्चों, हमने रॉक्स को भी क्लासिफाई किया हुआ है और किसके बेसिस पे किया है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या था, राइट। सो इसी बेसिस पे जो रॉक्स है, जो पत्थर है, हमने उनको क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज योर इग्निस रॉक, सेकंड वन इज योर सेडिमेंट्री एंड द थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इग्निस रॉक है ये होते क्या है, राइट। सो जितने भी हमारे इग्निस रॉक्स होते हैं वो आपको कब फॉर्म्ड होते हुए दिखेंगे, जब आपका मैग्मा कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। सो बच्चों, अभी मैग्मा क्या है, मैग्मा आपका मोल्टन स्टेट होता है रॉक का। सो जैसे वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जब हॉट मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। सो उसी सॉलिड स्टेट से क्या होता है, आपके इग्निस रॉक बनते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं आइदर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या फिर आपको जो सर्फेस है उसके बिलो भी देखने को मिलते हैं। जो इग्निस रॉक्स होते हैं हम उनको पेरेंट या फिर प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी के रॉक्स हैं वो इसी रॉक से डिराइव हुए हैं। सो बच्चों, जो इग्निस रॉक्स होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज योर एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स एंड द सेकेंड वन इज योर इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स होते क्या है, राइट। सो बच्चों, ये रॉक्स फॉर्म हुए हैं ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावास, विच मीन्स कि जब क्या हुआ, जब कूलिंग हुआ एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ किसका, जितना भी बहुत ज़्यादा गरम गरम हॉट या फिर जितना भी मोल्टन लावा था उसकी वजह से, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। जैसे ही लावा कूल डाउन हो जाता है रैपिडली, जो मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स वो किसकी तरह दिखते हैं, वो ऐश ऑफ डार्क ग्लास की तरह दिखते हैं। जितना भी बेसाल्ट है बच्चों वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके इस टाइप के रॉक्स का, एंड इसको जो रोड्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू, ये सारे ही आपका बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना हुआ है। ये फर्टाइल ब्लैक सॉइल होता है जिसको लोकली हम रिग्यूर के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, आप देख सकते हो। ये आपका रॉक सरफेस है, ये आपका इग्निस रॉक है, ये आपके इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स है, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन विच इज इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स। सो समटाइम्स होता क्या है, जितना भी मोल्टन मैग्मा है बच्चों वो कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, एंड जितने भी सॉलिड रॉक्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और उसी को हम इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स बोलते हैं। नाउ जो रेट होता है कूलिंग का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, एंड जो साइज होता है क्रिस्टल का वो बहुत ज़्यादा आपको लार्ज देखने को मिलते हैं। जितने भी ग्रेनाइट हैं, जितने भी डोलिसाइट हैं, जितने भी आपके पेगमेटाइट हैं, वो सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स के। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्निस रॉक्स। सो बच्चों, जो वर्ड है इग्निस, इसका मतलब क्या है, ऐसी चीज जो कि फायर से निकली है, आग से निकली है, राइट। सो इसी वजह से ये जो रॉक्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत मैसिव होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं। अब बच्चों, ये जो रॉक्स होते हैं इसमें आपको ग्रैन्युलर और क्रिस्टलिन देखने को मिलेंगे एंड दे हैव नो लेयर्स, यहाँ पे आपको कोई भी लेयर देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों, ये जो रॉक्स होते हैं वो फ्री फ्रॉम दी फॉसिल्स होते हैं, इन नॉट इजीली वेदर्ड, विच मीन्स कि बहुत जल्दी खराब नहीं होते। जो इग्निस रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में। नाउ कमिंग टू, डिड यू नो, क्या आपको पता है जितने भी रिमेन्स हैं आपके प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसको भी एम्बेड किया गया है रॉक्स में एंड प्रिजर्व किया गया है पेट्रिफाइड फॉर्म में, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं। नाउ कमिंग टू सेडिमेंट्री रॉक। सो दे आर स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द बेड ऑफ ओशियंस और लैंड्स। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, एंड ये जो सेडिमेंट्स है उनको बहा के लाने का काम किसका होता है, रनिंग वाटर का, विंड का, और कभी कभी मूविंग आइस भी काम करती है। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं एंड हार्डन फॉर्म होते हैं, सो दैट कि वो रॉक्स को फॉर्म कर पाएं।
अब बच्चों ये जो टाइप के आपके रॉक्स होते हैं इन्हीं को ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। एंड जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक एंड द सेकंड वन इज योर इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते क्या है। सो बच्चों ये जो टाइप के रॉक्स होते हैं वो फॉर्म कब होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म होते हैं जो कि डिराइव हुए हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड रिमेन्स, राइट। जितने भी प्लांट्स के रिमेन्स थे, जितने भी एनिमल्स के रिमेन्स थे, उन्हीं से ही आपके ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुए हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। सो बच्चों ये जो रॉक्स हैं ये फॉर्म हुए हैं वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, या फिर जितना भी ओल्ड रॉक्स का डिपोजिशन था उसकी वजह से ये फॉर्म हुए हैं। जितने भी डिफरेंट एजेंट्स थे ऑफ चेंज, जैसे कि रिवर्स, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, इरोड कर रहे थे द ओल्ड रॉक्स फ्रॉम दी वन प्लेस एंड डिपॉजिट कर रहे थे उनको अदर प्लेस में, ताकि वो नए रॉक्स को फॉर्म कर पाए। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लाल किला जो है बच्चों, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, ये बनाया गया है सेडिमेंट्री रॉक से। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सो बच्चों जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके लेयर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं एंड इसी वजह से हम इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। ये जो टाइप के रॉक्स होते हैं यहाँ इनके पास फॉसिल्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं उनकी लेयर्स में। जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो पोरस होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है, पानी है, वो बहुत इजीली एंटर कर जाता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके पास कोई भी क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं एज कम्पेयर टू इग्निस रॉक्स एंड ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इरोजन के। कुछ कॉमन टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जैसे कि सैंडस्टोन, शेल, ग्रेवल और आपके कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारे ही आपके क्या है बच्चों, टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स के। मोस्ट टाइप ऑफ मिनरल्स जो कि आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। They are useful for buildings, road, construction, cement, chalk, etc. Then we have metamorphic rocks. सो बच्चों जो हमारे इग्निस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके अंदर भी हमें ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स, ताकि वो मेटामॉर्फिक रॉक्स को फॉर्म कर पाए। अब बच्चों ये जो रॉक्स होते हैं वो चेंज करते हैं अपने फॉर्म को हाई प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। जो चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं दोनों ही फिजिकल और केमिकल मेटामॉर्फिज्म में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर है आपके मेटामॉर्फिक रॉक की, और ये जो ताजमहल है वो किससे बना है, ये भी आपके मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलके बना है। ये जो रॉक्स होते हैं बच्चों ये आपको जनरली ओल्ड प्लेट्यूज में देखने को मिलते हैं एंड सम ऑफ दी वेल नोन एग्जाम्पल कौन कौन से इस रॉक के, मार्बल, स्लेट या फिर क्वार्ट्ज़ाइट, ये सारे ही आपके क्या है बच्चों एग्जाम्पल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बच्चों ये जो रॉक्स होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कुछ यूजफुल आपको मटेरियल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि क्वार्ट्ज़ाइट, ग्रेफाइट, मार्बल एक्सेट्रा, ये भी आपको इन रॉक में देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू रॉक साइकिल। सो अंडर सर्टेन कंडीशंस वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप इन अ साइक्लिक मैनर, जिसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। सो बच्चों होता क्या है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो रॉक्स होते हैं वो एक टाइप से चेंज होके दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली और साइक्लिक मैनर में होते हैं। सो इसी वजह से इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। एट वन टाइम जितना भी पेरेंट रॉक मटेरियल होता है वो लिक्विड मैग्मा होता है एंड जैसे ही लिक्विड मैग्मा क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है, तो वो फॉर्म कर देता है इग्निस रॉक को। नाउ बच्चों ये जो इग्निस रॉक्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं इनटू या तो सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर दोनों ही टाइप के रॉक्स चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर हम उनको क्या करते हैं, नीचे बरी करते हैं और हीट करते हैं। ये जो मेटामॉर्फिक होते हैं वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं मोल्टन मैग्मा को, एंड ये जो मैग्मा है वो अगेन कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और वापस कन्वर्ट हो जाता है आपके इग्निस रॉक्स में। सो हमने क्या देखा कि जो इग्निस रॉक है वो कैसे डिफरेंट रॉक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस वो इग्निस रॉक ही बन गया। तो ये जो पूरी कॉन्टिन्यूटी में साइकिल चलती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इग्निस रॉक का इग्निस रॉक में वेदरिंग और इरोजन हुआ, सेडिमेंट्री बन गया, फिर हीट एंड प्रेशर और फ्लूइड्स आ गए, उसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक बन गया। तो मेटामॉर्फिक बनने के बाद जब उसको वापस मेल्ट किया गया तो वो वापस इग्निस रॉक ही बन गया, राइट।
Now, the process of transformation of rock from one type to another type is known as rock cycle, जैसे कि मैंने आपको बताया. Now coming to minerals. So बच्चों minerals क्या होते हैं? Natural resources होते हैं जिसको हम obtain करते हैं rock से, उसी को ही हम minerals बोलते हैं. नाउ ये आपको अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलते हैं एंड इनका बहुत ही डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन भी होता है और जो मिनरल्स होते हैं उनकी बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स हमारे दो काइंड्स के होते हैं. पहला होता है आपका मेटालिक मिनरल्स और सेकंड होते हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स. अब बच्चों मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? सो बच्चों ये आपको इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे ही आपके मेटालिक मिनरल्स हैं. एंड आयरन आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है. गोल्ड आपका बहुत ही कॉस्टली मेटल है जैसे कि आपको पता है. सेकेंड वन होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स. सो बच्चों ये जो मिनरल्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक से जैसे कि क्ले, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें. एंड इट कैन नॉट बी प्रेस्ड इनटू आइदर वायर्स और शीट, और हम इनको कभी भी प्रेस नहीं कर सकते, ना तो वायर में ना ही शीट में. नाउ कमिंग टू टाइम टू रिकॉल. सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो मैग्मा होता है वो थ्रोन आउट होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट और उसी को हम बोलते हैं लावा. सीरीज ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में, उसको हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं. जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है उसको हम कब बोलेंगे? जब जितने भी चेंजेस है वो हमें अर्थ के सरफेस में देखने को मिलेंगे. जो रिमूवल होता है सॉइल का बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर या फिर डिस्ट्रक्शन की वजह से और बाय द एक्टिविटीज ऑफ मैन, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. व्हेन अ स्ट्रीम और रिवर जॉइन द मेन रिवर, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. जो रिवर होते हैं, A river has a course upper, middle और lower course. जो ट्रायंगुलर लैंड मासेस होते हैं वो कौन फॉर्म करते हैं? वो रिवर फॉर्म करते हैं, उसको हम डेल्टा बोलते हैं. जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं कोल्ड में, जहाँ पे आपको हेवी स्नोफॉल देखने को मिलता है इन विंटर्स. जो अपर लेयर होता है अर्थ का बच्चों, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम उसे सॉइल बोलते हैं. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जब हम प्रोटेक्शन करते हैं और प्रिजर्वेशन करते हैं सॉइल का साथ में. अर्लियर जो अरावलीज थे बच्चों वो हाई माउंटेन्स थे, लेकिन डिग्रेडेशन की वजह से उनकी जो हाइट है वो लोअर हो चुकी है. द नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सो दैट कि हमें सरफेस के फीचर्स के बारे में पता लगे एंड हम उनकी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं ये भी हम पता कर पाएँ. सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे. मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.